ओके, लेट अस स्टार्ट। सो ये चैप्टर का दूसरा सेशन है हमारा, और शुरू होते ही मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन है इट इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 16। मुझे जहाँ तक याद है क्वेश्चन 16 में भी फॉरेन करेंसी अप्रोच से ही सॉल्व करना था हमने, और क्वेश्चन 16 में 8 और 12% ही था। राइट, एक बार आप भी चेक कर सकते हैं। राइट, सो दैट इज योर क्वेश्चन 16। आई वॉन्ट यू टू कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, लेट अस सी। So it says a US based company is planning to set up a software. Now the software developed at the Indian unit will be bought back by the US parent at a transfer price of 10 million. The unit will remain in existence in India for 1 year. The will get developed. The US company knows that there is a corporate tax of 30% and a withholding tax of 10%, and it is not eligible for tax credit. The software will be sold in the US for 12 million. The other estimates are also given, जैसे रेंट लगेगा, मैन पावर में 80 लोग रोज 10 घंटा काम करने वाले हैं, और 400 रुपए एक मैन आवर का है। एडमिन कॉस्ट इज 12 lakhs। क्वेश्चन कहता है एडवाइज दिस प्रोजेक्ट if the rupee dollar rate is 48 and you have to assume that there are 365 days. So you know what is this? ऐसे कैसे ये कैसे करते हैं लोग? तो ये आपको अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं, सब लोग ऐसे करते हैं इसमें। जो सी एस जिनको टैक्स, इंटरनेशनल टैक्स में बहुत इंटरेस्ट है, उसमें वो करियर बनाना चाहते हैं, स्पेसिफिकली हम उसको बोलते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग, वो इस चीज़ में खेलते हैं। तो वो करते कैसी है यूएस कंपनीज? जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज़ इंडिया, दिस इज़ यूएस। सो वो क्या करेंगे, यहाँ पर भेजेंगे एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। अब होता क्या है कि इंडिया में ऑब्वियसली द लेबर इज़ चीप, सस्ता हो जाता है सब। तो वो क्या करते हैं, इंडिया में सॉफ्टवेयर बनाते हैं। समझ लीजिए सॉफ्टवेयर बना 100 रुपये में, और इंडिया की कंपनी को, मतलब उनकी जो कंपनी होती है, वो यूएस की कंपनी को ये सॉफ्टवेयर बेचती है 102 रुपये। तो होता क्या है, अब जब 100 रुपये की चीज़ आप 102 में बेच रहे हो, तो आपकी कंपनी जो इंडिया में है वो सिर्फ 2 रुपये का प्रॉफिट बनाती है, तो आप सिर्फ 2 रुपये पे टैक्स भरोगे। तो हमारे भारत सरकार को सिर्फ 2 रुपये पे टैक्स मिलता है। अब जैसे ये चीज़ 102 रुपये में यूएस में आ जाएगी, यूएस के लिए वो कॉस्ट है 102, और फिर यूएस की कंपनी उसको बेचती है 5,000 रुपये, क्योंकि उसकी एक्चुअल वैल्यू 5,000। अब हुआ क्या कि उसने सारा का सारा प्रॉफिट अपने देश में बनाया, और अपने देश में वो पहले से कोई ना कोई स्कीम सब्सिडी का फायदा ले रहा है, एग्जाम्पशंस का फायदा ले रहा है, तो उसको वहां भी टैक्स भरने नहीं आता। तो ये कुछ ऐसे ही कुछ यहाँ पर कंसेप्ट चल रहा है, जहाँ पर एक कंपनी ने इंडिया में एक सॉफ्टवेयर बनाने का निर्णय लिया है, और फिर वो सॉफ्टवेयर क्या होएगा, इंडिया में, इंडिया से यूएस भेजा जाएगा, और फिर वहां से वो बेचेंगे। तो हमें बस यहाँ पर बताना है कि हमारे को कितना कॉस्ट आएगा और कैसा और क्या। तो सबसे पहले मेरे को बताइए, इंडिया की कंपनी यूएस की कंपनी को यही सॉफ्टवेयर कितने में बेचेगी? 12 में? मेरे हिसाब से 10 है। सो $10 million में बेचेगी, राइट? यूएस कंपनी को हम ये सॉफ्टवेयर 10 मिलियन में बेचेंगे, और यूएस वाली कंपनी जो है उसको आगे 12 मिलियन में बेचने वाली है। यस एवरीबडी। और आज क्या रेट चल रहा है बडी? 48 रुपीज। यस, मतलब अगर मैं 10 मिलियन इंटू 48 करूँ तो कितना होता है? 4 करोड़ 80 लाख या 48 करोड़? नहीं, आप बोलो, मुझे नहीं मालूम, मैं तो आज ही आया हूँ। 48 करोड़, 48 करोड़ ले लेंगे। तो 48 करोड़ इंडियन कंपनी की इनकम रहेगी, और उसमें से आपको ये सारे खर्चे लेस करना है। लेट अस सी, चलो एक सबसे लिखेंगे, स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट और लॉस फॉर द इंडियन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूनिट, फॉर इंडियन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूनिट, इंडियन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूनिट। और उसमें सबसे पहले लिख देंगे रेवेन्यू,
एक्सट्रीम राइट हैंड साइड 48 करोड़। आप ब्रैकेट में बता दीजिए $10 million इंटू 48 रुपीज। परफेक्ट। लेस कॉस्ट्स एक एक कर कर सबसे पहले आएगा रेंट 15 लाख। सबसे पहले आएगा रेंट 15 लाख। रेंट 15 लाख। नेक्स्ट लेस मैन पावर कॉस्ट। अब मैन पावर कॉस्ट कितना रहेगा? सो 80 लोग काम कर रहे हैं ना, और दिन में 10 घंटे काम कर रहे हैं, साल में 365 दिन है, और 1 घंटे का 400 रुपये। सो 80 इंटू 10 इंटू 365 इंटू 400। राहुल। यस मैम। 11 crore 68 lakhs। जल्दी दे, वो यूज था वो कल का। हाँ, क्या बात कर रहा है? देख देख, जो भी होगा निकाल। 80 इंटू 10 इंटू 365 इंटू 400 आया। उसके बाद लेस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। लेस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट दिया हुआ है ना, 12 लाख। वो भी कॉस्ट आ जाएगा। तो कितने कॉस्ट लेस किया आपने? 3 कॉस्ट लेस करे। 3 कॉस्ट लेस करने के बाद बता दीजिए व्हाट इज द प्रॉफिट बिफोर टैक्स। व्हाट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स? सॉरी मैम, 36 करोड़ 5 लाख बोल रहे हैं आप। 36 करोड़ 5 लाख लेस टैक्स। हाउ मच इज द टैक्स? 30% टैक्स है। तो 30% लेस करके बोलो कितना बचता है? बराबर इतना बचता है। उसके बाद भी आपको विथहोल्डिंग टैक्स लगेगा कितना? 10%। मतलब आपके ऊपर 10% आप रिपाट्रिएट नहीं कर सकते, तो 10% वहां पे कट जाएगा। तो दैट बिकम्स टू 25235000, राइट? तो विथहोल्डिंग टैक्स लेस करने के बाद कितना बचता है? 22.7115 करोड़। इसको सामने लिख देंगे रिपाट्रिएटेड अमाउंट। रिपाट्रिएटेड अमाउंट। राइट, रिपाट्रिएटेड अमाउंट। देयरफॉर रिपाट्रिएटेड अमाउंट मुझे डॉलर्स में चाहिए, तो फिर से एक बार 48 से डिवाइड कर दो ना। ऐसा कर दूं? नहीं चलेगा? अच्छा ठीक है, बोलो 47 lakhs। हाँ, ऐसा कर दूं? सो 4.731 मिलियन आप रिपाट्रिएट कर पाएंगे। अब यूएस की कंपनी ने कितने भरे थे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए? 10। और सामने उनको 4.731 आ गए। तो नेक्स्ट लाइन, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग सॉफ्टवेयर इन इंडिया, कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग सॉफ्टवेयर इन इंडिया इज इक्वल्स टू $10 million माइनस $4.731 million। $10 million माइनस $4.731 million। तो आपको एक कितना खर्चा बैठ गया बनाने के लिए? $5.269 million। $5.269 million। कल का ही निकाल के दिया क्या?
$5.269 million, राइट। तो बताइए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना ही चाहिए, क्योंकि यूएस कंपनी इसको आगे कितने में बेचने वाली है? 12, और आपको कितने में बन गया? 5.269। तो यस, दिस शुड बी डन। तो कंक्लूजन, as the US company will sell this software for $12 million, as the US company will sell this software for $12 million, right? Whereas the cost of making it is only 5.269, comma, the project should be set up in India. सही है? पक्का? यस सर। इंडियन कंपनी का? अरे मोटा मोटा ये सोचना, तू यूएसए, मैं इंडिया है। तूने मुझे पहले 10 मिलियन दिए होंगे कि नहीं? और फिर मेरे से रिपाट्रिएट कितने करा लिए? 4.731। तो तेरा मतलब जब इंडिया भेजा बनाने के लिए तो 10 मिलियन की पेमेंट कर दी, सब खर्चे वर्चे काट के अपन ने अपनी इंडियन कंपनी को बोला चल भाई अब जो बचा भेज फिर से। तो उसने तुझे कितने भेजे? 4.731, मतलब तेरा 5.26 गया ना। ऐसा मतलब इंडिया में पैसा भेज के बना के फिर से लाया तो 5.26 गायब हो गया, मतलब उतने में बना। परफेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, a pure capital budgeting question. Question number 5, a multinational company is planning to set up a subsidiary in India, जहाँ पे it was exporting पहले, in view of the growing demand for its product and competition from other MNCs. अभी प्रोजेक्ट कैसा है? आज लगाएगा ना तो 500 मिलियन लगेगा, और नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी 50 मिलियन है। कंपनी तो स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करता है। प्रेजेंटली कंपनी 2 मिलियन यूनिट्स एक्सपोर्ट करती है, जहां पर 80 रुपीज सेलिंग प्राइस है और 40 रुपीज वेरिएबल कॉस्ट है। द सीएफओ बोलता है बाकी दूसरे खर्चे भी हैं, जैसे वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगा 20, एडिशनल फिक्स कॉस्ट आएगा 30 मिलियन, और ये प्रोजेक्ट के लिए जो फिक्स कॉस्ट है वो है 3 मिलियन। फिर प्रोडक्शन कैपेसिटी जो आप डालना चाहते हो वो है 5 मिलियन। यूजफुल लाइफ प्लांट की जीरो है सैल्वेज वैल्यू। एग्जिस्टिंग वर्किंग कैपिटल आज जो लग रहा है वो हमारा 15 मिलियन लगा है। Export of the products in the coming year now will decrease to 1.5 in case the company does not open subsidiary in India, in view of the presence of competing MNCs that are in the process of setting up their subsidiaries. Now if the tax rate is 35 and the required rate is 12%, and assume that there is no change in the exchange rate of the two countries, and whatever profits you make can be repatriated, there is no withholding tax, can you just estimate what is the NPV? Question कहता है करके बताओ। 2 minutes to you if you want to just go through the question. चलो करें। सबसे पहले मुझे बताइए आज के आज कितने पैसे लगेंगे? ये प्रोजेक्ट डालना है तो आज के आज कितने पैसे लगेंगे? सो करेक्ट आंसर इज यस 500, प्लस हमें इंटर में सिखाया गया था इंट्रोडक्शन ऑफ वर्किंग कैपिटल। अगर आपने कोई वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा लगाया तो वो भी आज आपका इनिशियल कैश आउटफ्लो में आएगा, तो कितना रहेगा? सो करेक्ट आंसर इज 35। क्यों? क्योंकि एग्जिस्टिंग 15 मिलियन लगा हुआ है और वो बोलते हैं कि हमें टोटल 50 मिलियन की रिक्वायरमेंट है।
तो जब आपका 15 मिलियन वर्किंग कैपिटल में ऑलरेडी है तो आपको और आज इंक्रीमेंटल 35 मिलियन इन्वेस्ट करना है। सबसे पहले लिख लेंगे इनिशियल कैश आउटफ्लो, इनिशियल कैश आउटफ्लो अंडरलाइन कर कर, इनिशियल कैश आउटफ्लो अंडरलाइन कर कर, सबसे पहले प्रोजेक्ट कॉस्ट 500 मिलियन और उसके नीचे इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल, इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल कितना 35 मिलियन। ब्रैकेट में बताना 50 माइनस 15 तो ऑलरेडी लगा हुआ है, तो 535 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है अपना, राइट। इंक्रीमेंटल सॉल्व करेंगे अब अपन इसको। अब देखो उनके पास दो ऑप्शन थे, वो क्या बोल रहे हैं, अभी हम चुपचाप यूएस में बैठे हैं, यहां से एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट खेलते रहते हैं, लेकिन अभी क्या है कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। वो कहते हैं एक्सपोर्ट में मजा नहीं है, अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे ना तो हमारा धंधा नीचे जाएगा, उल्टा वहां इंडिया में चेक कंपनी खोलो और वहां ही बनाना शुरू करो। तो पहले क्या कर लेंगे, अगर एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट किया तो एनुअली क्या प्रॉफिट आएगा, और वहां जाके कंपनी खोला तो एनुअली क्या प्रॉफिट आएगा। आप उसका इंक्रीमेंटल लेंगे ना एनुअल सीफैट, कि भाई ये 535, देखिए समझिए, आज मैंने कोई प्रोजेक्ट नहीं लगाया, फिर भी मैं इंडिया में एक्सपोर्ट करके साल का 20 करोड़ कमा लेता हूँ, नेट घर में 20 करोड़ आता है। किसी ने बोला अरे क्या तुम एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में, औरंगाबाद में जाके खोलो एक फैक्ट्री खोल दो, तो मालूम पड़ा वहां पर मेरे को साल का 40 करोड़ इनकम आएगा। तो अब मैं 40 करोड़ नहीं लूंगा ना, कोई मुझे बोलेगा प्रोजेक्ट में लगाने के लिए 500 करोड़ चाहिए, तो मैं तो यही पकड़ के चलूंगा कि 500 करोड़ लगाकर मेरे को हर साल फायदा कितना हो रहा है, सिर्फ 20 करोड़ का। 40 क्यों पकड़ूंगा मैं, क्योंकि 20 तो ऐसे भी हो रहा था बिना लगाए। मेरे को लगता है डर लग रहा है कि आपको 40 माइनस 20 20 हो रहा है, 20 20 हो रहा है, फिर मैं नंबर अलग ले लेता हूँ। समझो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको 20 करोड़ का फायदा है, और अगर आप वहां जाकर ओपन करेंगे तो 50 करोड़ आपको मिलेगा। तो मैंने कितना इनकम पकड़ना चाहिए प्रोजेक्ट कॉस्ट के सामने, 30, क्योंकि बिना पैसा लगाए भी तो 20 करोड़ आ रहे थे। ये प्रोजेक्ट आपने मेरे को घुसाया इसके अंदर, तो मेरे को उसके कारण एक्स्ट्रा कितना आएगा मैं वही पकड़ूंगा, 20 तो मुझे वैसे भी आ रहे थे। गेटिंग दिस। तो सब नेक्स्ट लाइन, कैलकुलेशन ऑफ एनुअल सीफैट, कैलकुलेशन ऑफ एनुअल सीफैट, और उसे अंडरलाइन कर कर उसमें सबसे पहले हेडिंग डालिए, इफ वी सेटअप अ कंपनी इन इंडिया। सही है ना, अगर हम कंपनी इंडिया में सेटअप करते हैं तो कितना। अब अच्छा ये मुझे ही करना है, हाँ। तो अभी उन्होंने सेकंड पॉइंट में बोला है इंडिया में अगर आपने सेटअप किया तो कितने यूनिट्स की कैपेसिटी है बड़ी, 5 मिलियन। तो चलिए सबसे पहले नंबर ऑफ यूनिट्स 5 मिलियन, नंबर ऑफ यूनिट्स 5 मिलियन, नंबर ऑफ यूनिट्स 5 मिलियन, राइट। नेक्स्ट लाइन, सेल्स, सेल्स 5 मिलियन इंटू 80 रुपीज, 5 मिलियन इंटू 80 रुपीज, that will come to 400 less variable cost, 5 million into 20 rupees, 5 million into 20 rupees, कितना आ रहा है 100। नेक्स्ट, लेस फिक्स कॉस्ट 30 मिलियन, फिक्स कॉस्ट 30 मिलियन। नेक्स्ट, डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन कितने का प्रोजेक्ट था 500 मिलियन, क्या लाइफ थी 5 साल, सैल्वेज वैल्यू क्या था 0, सो 500 माइनस 0 डिवाइड बाय 5 years, 100 मिलियन।
और कोई कॉस्ट है? नहीं, पीबीटी निकालो कितना आ रहा। 100, 170। व्हाट इज द टैक्स? 35%। व्हाट इज योर पैट? टैक्स लेस करके 110.5। और अपन पैट में क्या करते हैं? वेरी गुड, डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर देते हैं। तो आपको क्या मिलता है? सी फैट 210.5। याद है ना, कैपिटल बजटिंग में वी टेक सी फैट्स। सो 210.5, मतलब ये इतनी एनुअल इनकम आपकी रहेगी अगर आप इंडिया में आके प्रोजेक्ट लगा देते हो, राइट? अब एक लाइन छोड़कर, इफ वी कंटिन्यू विथ आर एक्सपोर्ट्स, इफ वी कंटिन्यू विथ आर एक्सपोर्ट्स, अगर एक्सपोर्ट्स कंटिन्यू किया, अंडरलाइन, सबसे पहले सेल्स कितने यूनिट्स होंगे? अब 1.5 मिलियन इंटू 80 रुपीज, 1.5 मिलियन इंटू 80 रुपीज लेस वेरिएबल कॉस्ट 1.5 मिलियन इंटू 40 रुपीज, that will give you contribution, direct tax 35%, that will give you PAT। अगर आपने कंटिन्यू किया एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट तो बताओ कितना पैसा बनेगा? 39 बन रहा है। 39 बन रहा है, देख लो सबका 39 ही बन रहा है क्या? Therefore incremental CFAT is equals to 210.5 माइनस 39, कितना? Calculation of NPV, your cash flow, discounting factor and present value. What is the discounting factor? अब ये देख लीजिए, ईयर जीरो में 535 का इन्वेस्टमेंट है, फिर 5 साल तक कितना मिलेगा? 171.5। और आपको याद होगा एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर द वर्किंग कैपिटल दैट यू हैड इन्वेस्टेड विल बी रिलीज बैक, तो 35 रिलीज हो जाएगा। कैलकुलेट व्हाट इज द एनपीवी, पॉजिटिव रहा तो कर देंगे, नेगेटिव रहा तो नहीं। 10 10 103.10, ओके, पॉजिटिव है। कंक्लूजन, वी शुड सेट अप अ फैक्ट्री इन इंडिया। As the NPV is positive, we should set up the factory in India. वो
वो तो आपको घुमाने के लिए है ना, जिनको मार्जिनल कॉस्टिंग का आइडिया नहीं, वो क्या करते हैं फिर प्रोपोर्शनेट ले लेते हैं, फिक्स कॉस्ट तो पूरा ही लेते हैं ना आप। डन। क्वेश्चन 6। Question 6. So XYZ is a company based in India which manufactures a high quality modern furniture and sells to small number of retail outlets in India and Nepal. Now it is facing tough competition. Recent studies shows and have clearly indicated that customers are interested in variety with exceptional quality. Now since the quality wood in India is very high, company is reviewing the proposal for import of woods in bulk from Nepali supplier. तो क्या है, नेपाली और इंडियन करेंसी का कैश फ्लोज हैव बीन गिवन इन nominal terms for the proposal. Now the XYZ evaluates all investments by using a discount rate of 9% per annum, and you can see that all Nepalese customers are also invoiced in Nepalese currency. So you have to first convert all the Nepali cash flows into Indian rupee and then use this discounted rate or Indian rate. So inflation rates in India and Nepal have been also given. The current exchange rate is also given. Assuming that you are the manager, can you get the NPV and MRR? बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो बोल रहे हैं कि नेपाली करेंसीज को फॉरवर्ड रेट्स पे कन्वर्ट करना है, ये उनकी बात है। इंडियन रुपीस पे लाना है और फिर आपको उसको डिस्काउंट करके नेट प्रेजेंट वैल्यू लाना है। तो अपने को पहले तो कहना है, इसे फॉरवर्ड रेट लगेंगे। अब सबसे पहले व्हाट इज द स्पॉट रेट, ऐसा नहीं समझेगा मुझे। वन इज ऐसा, 1 रुपी इज इक्वल्स टू ऐसा। तो कोट के हिसाब से नेपाल इज अ डोमेस्टिक कंट्री। अब आपको इंडिया का इन्फ्लेशन रेट दिया है क्या, बोलना चाहिए आपने, 8%। और नेपाल का दिया है क्या, बस खत्म हो गया ना। तो फिर आप समझ गए होंगे, एज पर पैरिटी रिलेशनशिप। क्या आप मेरे को, कितने साल का प्रोजेक्ट है, 3 साल ना, तो 3 साल के फॉरवर्ड रेट निकाल के दे दो फटाफट, चलो। ये ईयर वन का है, 1 पॉइंट ऐसा। वन पॉइंट सिक्स टू 6448 बना लो, पहले फॉरवर्ड रेट्स निकाल लो।
कितना इन्वेस्टमेंट है आज करने का? 25, कितना देता है? 2.6, 3.8, 4.10। आज रेट है 1.6। मैंने ईयर वन का रब कर दिया, क्या है 1 पॉइंट? कर लीजिए प्लीज। डिवाइड करने का है। ये एक बोल देते क्या? मैं एक लिख दूं, मतलब लोग थोड़ा आराम से। ये एक बोल दो ना मैम, क्योंकि तो लोग समझेगा कि डिवाइड करना है। 15.625। हाँ। बताओ, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है? नेगेटिव आ रहा। नेगेटिव। -10.26। ये कैश फ्लोस क्या है रुपीस के? ये 61। हाँ। 49। कितने यूनिट्स का लॉस है? 1.5 मिलियन। 1.5 मिलियन ही बेच पाएंगे। कौन सा कौन सा? वो क्यों करेंगे? यहाँ से करना है ना, कैपिटल बजटिंग में पास थोड़ी कंसिडर कर। संक कॉस्ट का क्या लेना देना? यहाँ से डिसाइड करना है ना मुझे। अभी तक समझो मैं 25 करोड़ यूनिट ठोक देता था। अब यहाँ से मेरे पास दो ऑप्शन है कि मैं कंटिन्यू करूँ या सेटअप करूँ। पास का कैसे डिसाइड कर सकते हैं? कैपिटल बजटिंग में वो इनफ्लोज और आउटफ्लोज कंसिडर होते हैं जो आपके डिसीजन मेकिंग से चेंज होना है। इन्वेस्टमेंट नहीं भी करी तो आप 1.5 ही बेच सकेंगे क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। कैसे बेचेंगे? अगर इन्वेस्टमेंट करी तो 5 मिलियन बेच रहे हो ना। हाँ, मतलब अगर आपने फैक्ट्री सेटअप कर दी तो आप 5 मिलियन बेचोगे, और अगर फैक्ट्री सेटअप नहीं करी तो 1.5 मिलियन के साथ जाना है। वही तो इंक्रीमेंटल लिया फिर अपन ने भी। बरोबर।
as the NPV is negative, as the NPV is negative, proposal should not be accepted. As the NPV is negative, proposal should not be accepted. हाँ, ये वाला क्वेश्चन में एक बार आ जाओ और एक बार चेक करो ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में कहीं है क्या। ये अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आ जाइए, कैलकुलेशन ऑफ MIRR। अभी MIRR कैसे होता है, ऐसे पहले 0 1 2 3 बता दो और ये बता दो कि कितना हर जगह पे कैश फ्लो आ रहा है। अरे नहीं ना, ये कैश फ्लो अपने क्या क्या रुपये 15.625 1.6101 2.3316 2.4927। हाँ, पहले ऐसे कैश फ्लोज लिख दिए। अब सारे कैश फ्लोज जो इंटरमीडिएट कैश फ्लोज है उसको लास्ट ईयर पे लेके जाने का। तो समझो अगर मेरे को ये वाला कैश फ्लो को लास्ट ईयर पे लेके जाना है तो मैं क्या करूंगा, 1.6101 is reinvested for 2 years, which comes to how much? 1.91। तो ये गया यहाँ से कि मेरे को ये कैश फ्लो जो आएगा अभी नहीं चाहिए, 9% का डिस्काउंटिंग रेट है तो 9% कंपाउंड करके लास्ट ईयर आएगा। मुझे ये कैश फ्लो चाहिए तो ये कितने साल घूमेगा, एक ही साल। हाँ, 2.5414। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि आज 15.2 कितना है, 15.625 इन्वेस्ट किया तो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर यू विल गेट हाउ मच, टोटल करो इसका, 947, राइट। तो अपना वो फॉर्मूला 15.625 आज इन्वेस्ट किया कुछ तो भी साल के लिए फॉर 3 इयर्स, तब जाके 6.947 हुआ। तो मैंने कितना लॉस किया, कर लीजिए प्लीज। अपने से एक सिली मिस्टेक हुआ है। एक मिनट देखो इधर, वी आर सेलिंग टू इंडिया एज वेल एज नेपाल।
नेपाल का ये जो सारा किया बराबर है, बट हम इंडिया में भी बेच रहे हैं। ये इंडिया के कैश फ्लोज को भी कंसिडर करना पड़ेगा। इसको कहीं कंसिडर किया ही नहीं अपन ने, चेक करो। मतलब ये जो मेरी कैश फ्लोज है, इसमें मेरे को इंडिया की कैश फ्लो भी ऐड कर देनी है बस। 2.869, 4.2 and 4.6, because you are selling both in Nepal as well as India। इसको पहले इधर अंडरलाइन करो, स्क्रीन पे चेक कीजिए। दे सेलिंग टू बोथ इंडिया एज वेल एज नेपाल। तो नेपाल की करेंसीज को फॉरवर्ड रेट पे आज इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर दिया, बट इंडियन रुपीस में जो हम कमा रहे हैं वो तो ऐड करना पड़ेगा। वो यहाँ पर ये वाला पार्ट ऐड करना। नेगेटिव ही आएगा मेरे को तो लग रहा है, देखो मुझे चेक करो एक बार। इंपोर्ट करना कि हमने वहां से इंपोर्ट करना कि नहीं करना, हम बाद में बोलेंगे ना। नेगेटिव आई एनपीवी तो वही बोलेंगे, प्रपोजल शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। बट मुझे कैश फ्लो इंडियन रुपीस के भी कंसिडर करने पड़ेंगे ना। मैं इंडिया और नेपाल दोनों में प्रोजेक्ट चला रहा हूँ। ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ मैं, ये इन्वेस्टमेंट करके मैं इंडिया में भी कमाता हूँ और नेपाल में भी कमाता हूँ। इंडिया में भी बेच रहे हैं अपन और नेपाल में भी बेच रहे हैं। तो नेपाल में जो बेच रहे हैं वो इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। बट नेपाल से अपन इंपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं वो ये पूछ रहा है ना। तो वो इंपोर्ट करने के लिए, बट जो मेरी इनकम है वो तो पूरी कंसिडर करनी पड़ेगी ना। मैं नेपाल से इंपोर्ट करूंगा फिर कहाँ बेचूंगा? वो दोनों तरफ बेचने का वो रेवेन्यू नहीं लेनी पड़ेगी क्या? सर कितना पॉजिटिव, देखो भला एक बार। नेगेटिव ही है ऐसा। मेरे को फर्स्ट ईयर की कैश फ्लो की टोटल बोलो ना। 4.48 सेकेंड, 5 और 6.5, 5.322, 7.1 ऐसा। मुझे तीनों की टोटल बोलो यार। 19.5, 19.532 डिवाइड बाय 15.625, और 12 बार रूट वाला करना पड़ेगा। 12 बार रूट करना पड़ेगा। 7.7.2। इसीलिए नेगेटिव आएगा ना, क्योंकि दिमाग ऐसे चल रहा है, आप कमा रहे हो 7, आपके डिस्काउंटिंग फैक्टर है 9, तभी तो एनपीवी नेगेटिव आती है। मतलब अगर एनपीवी जीरो भी होता तो ये समझ जाते कि रिटर्न हमारा 9 या 9 से ज्यादा रहना चाहिए, 9 रहना चाहिए था। एनपीवी पॉजिटिव रहती तो रिटर्न 9 से ज्यादा होता। आज मेरा रिटर्न 9 से कम है, मतलब दैट सब्सटैंशिएट्स कि एनपीवी इसीलिए नेगेटिव।
आ रहा है क्या 7.7? नहीं आ रहा, मैम का नहीं आ रहा। ले लीजिए ना वहाँ से कुछ था, है हमारे पास। आया क्या? हाँ, मैं ये वाला बोल रहा था। ये एक बार चेक करो ना, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में है क्या तुम्हारे। एक बार से अगर आप देख लेंगे तो मतलब मुझे अच्छा लगेगा। है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में? नहीं है? जाने दो, ढूंढेंगे और टाइम लगेगा। देखो, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 10 बोथ आर सेम, वी कैन सॉल्व एनी वन। पहले आप कोई भी ले लीजिए, 2 लेंगे या 10, कौन सा लूँ? 10। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। नाउ आपको जीडीआर पता है क्या, क्या होता है जीडीआर? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, यू नो। सो व्हेन यू लिस्ट एन इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज अदर देन यूएस कंपनी, यूएस कंट्री के कोई भी स्टॉक एक्सचेंज को छोड़कर कहीं आप और एक्सचेंज पर अपने शेयर्स को लिस्ट करवाते हो, तो दैट इज अ जीडीआर। ये, और अगर आप अमेरिका में नैस्डैक पर अपने शेयर्स को लिस्ट करवाते हो, एमिक्स है, तो फिर वहाँ पर एडीआर होता है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। और कहीं दूसरी जगह करोगे तो जीडीआर होता है। वैसे ही अगर बाहर की कंपनी इंडिया में अपने शेयर्स को लिस्ट करना चाहती है तो होता है आईडीआर, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट। आज तक पूरे हिस्ट्री में एक ही कंपनी है जिसने इंडिया में आकर अपने शेयर को लिस्ट कराया। अ फॉरेन कंपनी केम एंड लिस्टेड इट शेयर्स इन इंडिया, एंड दैट इज स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। वो भी अभी गया, मतलब जाने में आइडिया एक ही हुआ है, क्योंकि कोई ऐसा ऐसा कौन होता है फॉरेन से आकर इंडिया में अपने शेयर्स को लिस्ट करेगा। तो एक ही है। हमने बहुत करे, वी हैव डन इन हंड्रेड्स, 500, थाउजेंड्स में किए हमने, एडीआर और जीडीआर दोनों भी। तो वहां पर जब लिस्ट होता है ना, तो आप शेयर्स के फॉर्म नहीं लेता, रिसिप्ट का फॉर्म लेता है। और वहां के लोग अपनी करेंसी में अपने शेयर्स खरीद सकते हैं। तो जैसे अगर फॉर एग्जांपल एच डी एफ सी, टीसीएस, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, एग्जाम्पल के तौर पे ये सब ने अगर यूएस में अपने लिस्ट करें हैं, तो वहां पर कोई एच डी एफ सी का शेयर डॉलर में पे कर कर खरीद सकता है, उसको डिविडेंड भी डॉलर में मिलेगा। और वहां पर एक रिसीट कैन कंप्राइज ऑफ 2 शेयर्स, वन रिसीट कैन कंप्राइज ऑफ 10 शेयर्स। जैसे आपको स्ट्रक्चर करना है वैसे, जैसे कंपनी ने स्ट्रक्चर किया हो। मतलब अगर आपके पास एक रिसीट है तो यू आर ओनर ऑफ 2 शेयर्स और 3 शेयर्स और 5 शेयर्स, डिपेंड करता है आपने वहां पे क्या प्राइस बनाई, राइट। अब ये इसका आप समझेंगे, बात एक ही है, बट ये शेयर से रिसिप्ट का फॉर्म क्यों बदल देना जैसे ही देश बदल जाता है। आप समझते हैं हवाला ने तो पूरा जो हमारा बाउंड्री है वही खत्म हो जाएगी, क्योंकि फिर हवाला ही करेंगे लोग। हवाला समझता है ना आपको कि हवाला का मतलब होता है मनी लॉन्ड्रिंग, कैश का व्यवहार। आपको किधर दूसरे देश में कैश पहुंचानी है तो आप क्या करोगे, वो वहाँ के शेयर्स खरीदोगे, फिर से कैश भेजनी है तो वहाँ के शेयर्स इसको बेच देंगे। तो ऐसा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, इसलिए क्या किया उन्होंने, फॉर्म ही बदल दिया। शेयर्स की जगह पे क्या बन जाएगा, वो रिसीट बन जाएगा, राइट। उसके ऊपर एक समय देखते हैं। AX Limited is interested in expanding its operation and planning to install manufacturing plant. Now, for the proposed project, it requires a fund for $10 million. The estimated flotation cost is 2%. To finance this project, it proposes to issue GDR. You, as a financial
कंसल्टेंट इज रिक्वायर्ड टू कंप्यूट कि कितने जीडीआर इशू करने पड़ेंगे, क्या कॉस्ट होगी। अगर एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ जीडीआर इज 250 रुपीज, दो शेयर मिलकर एक जीडीआर बनेंगे एंड इट शुड बी प्राइस एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। डॉलर एक्सचेंज रेट है 60 रुपए और डिविडेंड हमारी जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है वो 20% है विद अ ग्रोथ रेट ऑफ 12%। सो रीड कर लीजिए। पहले तो अब हमने को कितने पैसे लाने पड़ेंगे, कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी हमें। कैन आई से आपको 10 मिलियन चाहिए नेट ऑफ इशू एक्सपेंस, और क्वेश्चन ने खुद बोला है कि फ्लोटेशन कॉस्ट ही 2% लगेगा। देयरफॉर योर पहली बात तो इशू साइज शुड बी $10 million डिवाइड बाय 0.98। यस और नो? 10 पॉइंट सही है ना? अब आप 10.204 -2% करके देखो, तो अपने को हाथ में बराबर जितने चाहिए उतने मिलेंगे। तो इतने का तो अपने को कंफर्म हो गया, इतना इशू साइज लाना है। अब उन्होंने क्या बोला, एक जीडीआर कितने शेयर बनेगी? दो। और एक शेयर कितने का है? और शेयर को कितने पे इशू कर रखना है? 10% मार्केट प्राइस से कम। तो कैलसी पे कर लो, 250 इंटू दो शेयर इंटू 90%। प्राइस ऑफ वन जीडीआर विल बी 250 रुपए इंटू टू शेयर्स इंटू 90%। कितना? बराबर। और आपको एक्सचेंज रेट दिया है आज। एक्सचेंज रेट अगर आज $1 इज इक्वल टू 60 है, therefore price of GDR in dollars, बोलो कितना? तो $7.5 का एक जीडीआर बनेगा। ये सर डाउट क्वेश्चन में बोला है। क्या क्या क्या? दादा, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एट द टाइम व्हेन यू वांट टू इशू जीडीआर इज 250। म्हणजे जब तुम ये जीडीआर का इशू करने जा रहे हो तो मार्केट में शेयर का भाव 250 रुपया चल रहा है। लिया ना ये दो शेयर? एक शेयर 250 रुपए का है। एक शेयर 250 रुपए का है। सही है क्या? एक शेयर 250 रुपए का। वो बोल रहे एक जीडीआर किसी ने अगर लिया ना तो इट शुड कंप्राइज ऑफ टू शेयर्स। नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा है, जब आप जीडीआर इशू करेंगे तो शेयर का भाव 250 रुपया चल रहा है। परफेक्ट। नाउ टेल मी, तो आप मेरे को कितने डिविडेंड कितना है पहले तो बताओ, डिविडेंड कितना जाएगा? 20%। अरे यस और नो? और यू रिमेंबर केई का फॉर्मूला? व्हाट इज केई का फॉर्मूला? केई का फॉर्मूला बहुत बढ़िया। केई इज इक्वल्स टू D1 अपॉन पीओ प्लस जी। तो इसमें क्या क्या डिटेल्स नहीं दिए हैं या दिए हैं या क्या नहीं दिए हैं देखो। डिविडेंड आ जाएगा क्या? डिविडेंड उन्होंने क्या बोला है? 20%। तो फेस वैल्यू अपनी 100 है ना, तो 20 रुपीज, बट एक जीडीआर इज इक्वल टू टू शेयर्स, सो योर डिविडेंड कम्स टू 40। तो ये कंफर्म हो गया। फिर उन्होंने ग्रोथ रेट क्या बोला है, तो ये भी आपका कंफर्म हो गया। अब आपका सिर्फ एक ही बचा, क्या? P0। अब P0 में आपको मालूम है कि एक जीडीआर कितने की इशू कर रहे हैं हम लोग? 450 की। और इशू एक्सपेंस है ना अपने कितने? 2%। तो हाथ में एक पैसा कितना आएगा आज अगर इशू करने गए तो? 441।
परफेक्ट एवरीबॉडी। और अगर वो भी चाहिए कि नंबर ऑफ जीडीआरस टू बी इशूड, कितनी जीडीआर इशू करनी पड़ेगी आपको, टोटल कितने पैसे चाहिए थे, $10.204 मिलियन, और एक जीडीआर कितने की है, $7.5 की, 1.3605 मिलियन जीडीआर। इतने जीडीआर आपको इशू करने पड़ेंगे, बना लीजिए प्लीज। क्या बोल रहे हैं मैम? हाँ, कॉस्ट ऑफ जीडीआर। किधर लगाना है? ऐसा कुछ भी नहीं, किधर भी लगा सकते। यस, ऐसे कहीं कहीं रूल नहीं है मॅम, तुम्ही कुठे पण असं करू शकता। ये यहाँ तक लिखने के बाद वो डी कैसे आया बता देना, क्योंकि एक शेयर पे डिविडेंड ₹20 और अपना एक जीटीआर इज 2 शेयर्स, यहाँ तक। उसके बाद D1 कैसे आया, डन एवरीबॉडी, सबका कर दो ऐसी फटाक से क्वेश्चन 2 भी, बिना पीछे देखे। द नंबर्स आर चेंजिंग। कितने जीडीआर इशू करने पड़ेंगे और क्या के आएगा। डन। क्वेश्चन 15। Question 15. A proposed investment involves the creation of plant with an annual output of 1 million. Entire production will have an export selling price of $10. Now at the current rate of exchange, the local cost of production is $6, but डॉलर 10% से भी गिर सकता है और 15% से भी गिर सकता है। तो उसके अगर ऐसा हुआ तो क्या चांसेस है वो भी दे रखा है उन्होंने, कि जैसे अगर डॉलर गिरा ही नहीं तो आपकी लोकल कॉस्ट भी सेम ही रहेगी, और प्रोबेबिलिटी 0.4, अगर 10% से गिरा तो 0.3, और ये और 15% से गिरा तो ऐसा।
द प्लांट एट द करंट रेट ऑफ एक्सचेंज विल हैव अ डेप्रिसिएशन ऑफ 1 मिलियन। टैक्स रेट अगर 30 है तो पहले तो वो बोल रहे हैं कि मेरे को सी फैट सारे सिनेरियोज में निकाल के दो, फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सी फैट दो, और फिर क्या अपन इसमें इन्वेस्ट करना क्या। अगर 25 मिलियन का प्रोजेक्ट होता है और आपको 11% तो चाहिए ही चाहिए, और आपका सी फैट आजीवन 3% परपेचुटी पे भागता ही रहेगा ना। पहली बात तो हाउ मेनी सिनेरियोज दे हैव गिवन यू? 3। सिनेरियो 1, सिनेरियो 2 एंड सिनेरियो 3। मुझे बताइए हर सिनेरियो में क्या नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ कोई टेंशन है क्या कि दैट विल बी कांस्टेंट? कांस्टेंट कितने? मतलब 10 lakhs, 10 lakhs, 10 lakhs, 10 lakhs, राइट। सेलिंग प्राइस क्या रहने वाली है? $10। अब कॉस्ट क्या रहने वाली है? कहना है इससे पहले सिनेरियो में उन्होंने बोला है कि कॉस्ट में कोई बदलाव नहीं होगा, मतलब आपकी जो कॉस्ट है 6 रुपए यही रहने वाली है, राइट, $6। लेकिन बताइए सिनेरियो 2 में अगर डॉलर गिरता है तो उन्होंने बोला कितने से रेड्यूस होगी कॉस्ट? 0.3 से रेड्यूस होगी, मतलब मेरी यहां पर कॉस्ट क्या हो जाएगी बड़ी? 5.7। और थर्ड सिनेरियो में अगर डॉलर 15% से गिरा तो मेरी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 5.5। तो कितना आता है? यहाँ $4 मिलेगा, यहाँ पर 4.3 मिलेगा, यहाँ पे 5.55 है। अच्छा, हाँ तो 4.5। तो बताओ पहले टोटल प्रॉफिट कितना पहले तो यहाँ तक? 40 लाख, 43 लाख, 44 लाख, 50,000 बराबर। अब उसमें और डेप्रिसिएशन भी है। अब ऐसा आज डेप्री कितना बोल रहे हैं वो? मतलब 10 lakhs। लेकिन वो बोले कि वो कब, जब डॉलर में कुछ गिरावट नहीं होगी। अब सिनारियो 2 में अगर 10% की गिरावट हो गई, अरे यस और नो, तो 10% से डेप्रिसिएशन गिर जाएगा। और सिनेरियो 3 में कितने से डॉलर गिर रहा है? 15% से, तो डेप्रिसिएशन हो जाएगा 8.5। जरा बताइए नेट कर कर कितना आ रहा है? 30 lakhs, 34 lakhs, 36 lakhs। दैट्स योर पीबीटी। व्हाट इज द टैक्स परसेंटेज? मेरे को डायरेक्ट फाइनल आंसर ही दो मैम, पूरा पूरा बोलो ना। 29,10,000, 21 lakhs डॉट, 23,80,000, 25,20,000, add back depreciation। हाँ करो ऐड बैक, कितना आ रहा है? 30। हाँ हाँ, परफेक्ट। तो क्वेश्चन में अपने को पहले बोला था हर सिनेरियो में क्या एक्सपेक्टेड वैल्यूज है वो निकालो। उसके बाद उन्होंने सेकंड में क्या बोला था? प्रोबेबिलिटीज के साथ करना पड़ेगा। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सी फैट, बोलो 31 lakhs की क्या प्रोबेबिलिटी है? 32.8 lakhs की, और 32.7 lakhs की। सो दिस कम्स टू 32 बरोबर है 32,06,000, राइट। अब आगे क्या बोला है क्वेश्चन में? आगे क्या बोला है? उन्होंने बोला है अगर मेरा प्रोजेक्ट 3% से आजीवन ग्रो करता रहा, क्या हुआ मैम? नहीं आ रहा 32 लाख 6?
सबका। उन्होंने बोला अगर मेरा प्रोजेक्ट आजीवन 3% से ग्रो करता रहा और मेरे को अगर 11% की आशा है तो मेरी परपेचुइटी वैल्यू क्या रहेगी। अब अपने को मालूम है अपना P0 का फॉर्मूला क्या था, D1/KE - G। तो मेरा D1 क्या रहेगा, मेरे को अगर पूरी कंपनी की वैल्यू निकालनी है, सो वैल्यू ऑफ कंपनी D1/KE - G, दैट इज 3206,000। उसमें 3% का ग्रोथ ऐड करेंगे अपॉन हाउ मच यू एक्सपेक्टिंग, 11 3। बोलो। 412,77250, ये आपकी पूरी वैल्यू ऑफ परपेचुइटी है, लेस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। उन्होंने खुद बोला है कितना कॉस्ट है, राइट। तो एनपीवी पॉजिटिव आएगा कितना, 38,777 इन्वेस्ट करना चाहिए। बना लीजिए। ये तुमने एक जीरो कम बोला है क्या, हम कितना 25 मिलियन है ना इन्वेस्टमेंट, तो 2.5 करोड़ होना चाहिए ना। ऊपर भी करोड़ में है ना सब। करोड़ में ही है ना। 162,70 बराबर। करो। क्या हुआ मैम, मुझे बोलो। कौन सा। तो करके लो ना एक बार फिर से, देख लो एक बार। वो बोल रही 3226 आ रहा है ये यहाँ पे। आपका 32,06,000 आया ना, मैम बोल रहे हैं। तो कब बोलेंगे, सो नाइस। बाप रे। गप्पा हो गया। 3226 ही से फिर। तो 32, अरे हट तुम लोग। 3226 बोलो, फिर से बोलो। 3226 × 1 3% अपॉन KE - G। बना लो।
सबका हो गया. So value of company in perpetuity is 16534,750. Yes or no? बोलो. Question number 4. Question number 4. So XY Limited is engaged in the large retail business in India. अब वो सोच रहा है कि अफ्रीका में भी एक्सपेंशन करेंगे बाय एक्वायरिंग सम स्टोर्स. द एक्सचेंज रेट फॉर द करेंसी इज बहुत वोलेटाइल. द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज 140% ईयर ऑन ईयर और इन्फ्लेशन इंडिया में 10% है. मैनेजमेंट बोलता है कि ये रेट्स आने वाले समय में भी चलते रहेंगे. अब एस्टिमेटेड प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज रियल टर्म्स और दिया है इंडिया और अफ्रीका. आपको याद है कल भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था. तो जब वो इन्फ्लेशन बिना होते हैं तो हमें उनको इन्फ्लेशन एडजस्टेड करना पड़ता है. ठीक है. तो कैश फ्लोज इन इंडिया और कैश फ्लोज इन अफ्रीकन रैंड्स दिया हुआ है. वो कहते हैं कि 3 साल के जो नॉमिनल कैश फ्लोज है विल कंटिन्यू टू बी अर्नड डेफिनेटली. इट इवेल्युएट्स ऑल इन्वेस्टमेंट्स यूजिंग नॉमिनल कैश फ्लोज एंड अ नॉमिनल डिस्काउंट रेट. आज एक्सचेंज रेट चल रहा है 6 अफ्रीकन रैंड टू 1 रुपी. क्वेश्चन कहता है एनपीवी निकाल के दे सकते क्या अगर अपने को पहले तो सारे अफ्रीकन कैश फ्लोज को रुपीस में कन्वर्ट करना है और फिर सारे कैश फ्लोज को 20% के डिस्काउंट रेट से करना है. टैक्स रेट को इग्नोर करो. मैं क्या बोलता हूँ सबसे पहले तो हमको 3 साल के फॉरवर्ड रेट्स भी निकालने पड़ेंगे. तो अभी मेरे को बोलो स्पॉट रेट क्या है. राइट. कोर्ट के हिसाब से, कोर्ट के हिसाब से अफ्रीका इज अ डोमेस्टिक कंट्री. अफ्रीका इज अ डोमेस्टिक कंट्री. तो मुझे बताइए इंडिया का इन्फ्लेशन क्या है एंड अफ्रीका का. तो जैसे अगर मुझे ईयर 1 का निकालना है निकाल लो फटाफट ऐसे ईयर 1 ईयर 2 और ईयर 3 का. 3 6 बना लो. कैलकुलेशन ऑफ फॉरवर्ड रेट्स. कैलकुलेशन ऑफ फॉरवर्ड रेट्स. डन. अब क्या ना इससे दोनों के कैश फ्लोज नॉमिनल निकालने पड़ेंगे.
सो कैलकुलेशन ऑफ नॉमिनल कैश फ्लोज। तो जैसे अगर मेरे को पहले इंडिया का करना है और फिर अफ्रीका का भी करना है, ईयर रियल कैश फ्लोज इन्फ्लेशन नॉमिनल कैश फ्लोज, ईयर रियल कैश फ्लोज इन्फ्लेशन नॉमिनल कैश फ्लोज। 3 साल का प्रोजेक्ट है ना। तो इंडिया के पहले 3 साल के कैश फ्लोज क्या है? 1500, 2000, 2500। 1500, 2000, 2500। तो इसको पहला इन्फ्लेशन किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से, फिर इसको 10 स्क्वायर और फिर इसको, राइट। वैसे अफ्रीका के कैश फ्लोज क्या है? 50, 70, 90। 50, 70, 90। इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? पहले तो 40 से, फिर 40 स्क्वायर, फिर निकाल लो नॉमिनल कैश फ्लोज दोनों के। आ रहे हैं क्या? बोलते जाइए मुझे। पहला, हाँ, हाँ, 24, 3327, बाजू में, बाज 70,000। हाँ, हाँ, 960। बन गया यहाँ तक? कर लीजिए। नॉमिनल कैश फ्लोज पहले बना लो। ये अभी अपन ने जो नेपाल इंडिया का नहीं किया था क्या, वैसा ही वो है। नॉमिनल कैश फ्लोज आ जाने चाहिए सबके पहले। आ गए। अब एक पूरा डब्बा बनेगा। अब ध्यान से देखो, कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी। डब्बा कैसे बना रहा हूँ समझ रहा है क्या? देखो, ईयर इंडिया के कैश फ्लोज, फिर अफ्रीका के कैश फ्लोज। बट अफ्रीका के कैश फ्लोज अपने काम के नहीं है, तो उसको एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करेंगे और अफ्रीका के जो कैश फ्लोज आ जाएंगे अब वो भी रुपीस में आ जाएंगे। फिर हम बोलेंगे टोटल कैश फ्लोज, फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू। देखो जरा कैसे, 0, 1, 2, 3। अब पहले इंडिया के कैश फ्लोज लेते हैं। तो ईयर 0 का कैश फ्लो क्या है इंडिया का? -50,000। ये देखो, -50,000 लिखा। उसके बाद जो 1, 2, 3 है ये मुझे पहले ही दिख रहा है इंडिया के नेगेटिव ही है, तो मेरे को भी यहाँ पर पहले तो ऐसा नेगेटिव लिख देना है। और मेरे को नॉमिनल लेने हैं जो मैंने नीचे कैलकुलेट करके रखे हुए हैं, विच इज 16502420। एकदम परफेक्ट।
अब मैं अफ्रीका की कैश फ्लोज लिख रहा हूँ। अफ्रीका का इनिशियल एक नेगेटिव है विच इज 2 lakhs, और उसके बाद मेरे को नॉमिनल कैश फ्लोज लेने हैं विच इज सब पॉजिटिव ना, 70, फिर हाँ 246,960। लेकिन अब मेरे को बताओ, क्या मैं ये ले सकता हूँ क्या, क्योंकि ये तो अफ्रीकन करेंसी में, तो मुझे पहले बाजू में एक्सचेंज रेट लिखना है। अभी आज एक्सचेंज रेट क्या है, 6, बाद में फर्स्ट ईयर का, फिर फिर ऐसा 360, राइट। अब मेरे को डिवाइड करना है, तो अफ्रीकन कैश फ्लोज डिवाइड बाय एक्सचेंज रेट, बोलो। 33, 33, हाँ हाँ, फिर हाँ 14117, हाँ ऐसा। अब इधर देखो ना, कैनाई से देखो, मैं इसको ए बिट दे रहा हूँ, ये प्लस ये करना है अपने को। मैं जानबूझ से ऐसा भी करके रखता हूँ, ये वाला और ये वाला कैश फ्लो लेना है, तब जाके यहाँ पर आपका टोटल कैश फ्लो बैठेगा। तो बताइए, 50,000 नेगेटिव प्लस 33,333 नेगेटिव, दैट कम्स टू, फिर ऊपर ए और बी दिया है उसका ही लेना, हाँ 11, अच्छा 16,638, ऐसा कर दूं। डिस्काउंटिंग रेट क्या है, हाँ नेगेटिव आएगा ऐसा लग रहा है, भयानक नेगेटिव। 59, 59,320 नेगेटिव, परफेक्ट, बना लीजिए।
डन, दैट्स इट, वी विल स्टॉप यहाँ पे, कंटिन्यू द नेक्स्ट लेक्चर। चलिए।